अस्सलाम वालेकुम। वोल्टामेट्री और पोलैरोग्राफी ये हमारे पास ऐसी टेक्निक हैं जिसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक एनालाइट लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए उसमें से वोल्टेज पास करते हैं, यानी करंट को पास करते हैं। फिर हम वोल्टेज और करंट के दरमियान में ग्राफ बना के उसकी कंसंट्रेशन को मालूम कर लेते हैं। अच्छा, आज इस टेक्निक के अंदर कुछ चीज़ें पढ़नी है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये वोल्टामेट्री और पोलैरोग्राफी दोनों में सेम है। अगर आप वोल्टामेट्री में पढ़ लेते हैं तो पोलैरोग्राफी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पोलैरोग्राफी में पढ़ लेते हैं तो वोल्टामेट्री में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो आज हमने चीज़ें डिस्कस करनी, ये है मोड्स ऑफ मैस ट्रांसपोर्ट। मोड्स ऑफ मैस ट्रांसपोर्ट, मैस ट्रांसपोर्ट। अब इसका क्या मतलब है मोड्स ऑफ मैस ट्रांसपोर्ट, इसको पहले समझ लो, बाद में हम सारी की सारी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। याद रखिएगा, ये वो चीज़ें डिस्कस करनी है जो पोलैरोग्राफी में और वोल्टामेट्री में दोनों सेम है। देखें, मैं अगर बात करूँ ना, ह्यूमन ह्यूमन के आगे दो टाइप्स हैं। एक क्या है हमारे पास, फीमेल एंड देन मेल। एक फीमेल है, एक हमारे पास मेल है। सेम इसी तरह वोल्टामेट्री के आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें एक टाइप पोलैरोग्राफी। सेम इसी तरह समझिए कि वोल्टामेट्री ह्यूमन है और पोलैरोग्राफी फीमेल है। सपोज ही करना है ना, जो बात मैं करूँगा वोल्टामेट्री को पोलैरोग्राफी की, जैसे मैं कहता हूँ जी इंसानों के दो हाथ होते हैं, इंसान के दो हाथ होते हैं, तो फीमेल के भी दो हाथ होंगे। इंसान की दो आंखें होती हैं तो फीमेल की भी दो आंखें होंगी। हाँ, कुछ काम या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक में स्पेसिफिक होती हैं और दूसरे में वो नहीं होती। सही है, हम वो भी बात कर लेंगे। लेकिन जो आज चीज़ें डिस्कस करनी है ये सब में सेम है। तो हमारे पास तीन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। मास ट्रांसपोर्ट के तीन तरीक़ाकार होते हैं। अब मास ट्रांसपोर्ट होता है क्या, देखिए हमारे पास ना ये टेक्निक कुछ इस तरीके से, मैं सिंपल से भी डायग्राम बनाऊंगा। जो मेन डायग्राम है वो आपके पास मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेक्चर्स बने पड़े होंगे वोल्टामेट्री के भी, पोलैरोग्राफी के भी। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वोल्टामेट्री एज वेल एज पोलैरोग्राफी। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएससी के हवाले से। सही है, और बीएससी के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। सही है, तो कोशिश कीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा। पहला लेक्चर वोल्टामेट्री का लाजमी सुनिएगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर आपका कॉन्सेप्ट ये बेस बन गई ना, तो वोल्टामेट्री और पोलैरोग्राफी दोनों ही कर लोगे। सही है, टेक्निक समझ लेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। सही है, वोल्टामेट्री और पोलैरोग्राफी के कम से कम कोई 20 के लेक्चर बन जाएंगे, तो आप सारे सुनिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर क्लियर कर देंगे। चलो बात स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मेरे पास एक एनालाइट ले लिया ये। अब इसके अंदर कुछ आयंस मौजूद है जिसकी मैं कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूँ, जिनकी मैं कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ वो ये वाले आयंस मौजूद हैं यहाँ पे, ये जो रेड वाले हैं ना, ये हमारे पास वो आयंस हैं मैं जिनकी कंसंट्रेशन को इस सॉल्यूशन के अंदर मालूम करना चाहता हूँ। सही है, अब ये रेड वाले आयंस हैं ना, मैं सपोज करता हूँ इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर सपोज कर लो ये कैडमियम+2 आयन है। अब क्या करते हो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड लगा रहे होते, लेकिन मैं यहाँ पे आसानी के लिए ना 2 इलेक्ट्रोड लगाऊंगा। एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, सही है, और इसके बाद एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, क्योंकि बात है मेन समझने की, बाकी बातें हम वहाँ पे जाके करेंगे। अब इसको मैंने कर दिया कनेक्ट यहाँ पे छोटा फिर बड़ा, और यहाँ पे मैंने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है उसको हम नाम दे देते हैं ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है उसको हम नाम दे रहे थे वर्किंग इलेक्ट्रोड। क्या नाम दे रहे थे, वर्किंग इलेक्ट्रोड। अब देखो, अब जैसे ही यहाँ पे करंट अप्लाई करते हो, करंट अप्लाई करने के बाद ये वाले जो आयन हो, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वाले आयन इस साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब ये जो आयन इस साइड की तरफ मूव कर रहे हैं इसको कहते हैं मैस ट्रांसपोर्ट, कि आपके आयंस का मैस इस साइड की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस साइड की तरफ जा रहे हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि कितने तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए से आपके आयंस का मैस ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रोड की तरफ, वो मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रोड की तरफ। सही है, तो हमारे पास 3 तरीक़ेकार है। कितने तरीक़ेकार हैं,
तीन तरीकाकार हैं, एक है हमारे पास डिफ्यूजन, दूसरा है माइग्रेशन, तीसरा है कन्वेक्शन। क्या है हमारे पास? कन्वेक्शन। चलो जी लिख लो तीनों बातें। देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे तीन मोड हैं ट्रांसपोर्ट के, ट्रांसपोर्ट इन वोल्टामेट्री, इन वोल्टामेट्री। वोल्टामेट्री में तीन तरीकाकार है ट्रांसपोर्ट के। पहला डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या चीज़ होती है, अभी हम एक्सप्लेन भी कर लेंगे मज़ीद। सेकंड नंबर पे आपके ये जो आयंस हैं ये इस साइड पे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं या जा सकते हैं, वो है ये माइग्रेशन। क्या है? माइग्रेशन। थर्ड जो तरीकाकार है वो है कन्वेक्शन। थर्ड तरीकाकार क्या है? कॉन्वेक्शन। से ये तीनों तरीकाकार किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। सबसे पहले मेन हेडिंग दो डिफ्यूजन की। अब डिफ्यूजन आपको पता है क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनालाइट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सही है। मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर मैंने सोल्यूशन लिया हुआ है, यहाँ पे एनालाइट की मिकदार ज़्यादा है, यानी कि जो आपका सल्यूट ज़्यादा है, ये हमेशा इस साइड की तरफ मूव करेगा। हायर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी चीज़ की मूवमेंट को डिफ्यूजन का नाम दे देते हैं। ये क्या हमारे पास? लोअर कंसंट्रेशन है। सही है। यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है, द मूवमेंट ऑफ एनालाइट आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ एनालाइट आयन, एनालाइट आयंस की मूवमेंट है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन के एरिया से हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं डिफ्यूजन का। देखो हमारे पास यहाँ पे आप कहो जी इसमें तो ऐसा काम नहीं है कि आपके सारे पूरा सोल्यूशन बना हुआ है, सोल्यूशन तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हर जगह पे आपका एनालाइट सेम होगा। बिल्कुल बात सही है कि आपका एनालाइट इस सोल्यूशन के अंदर हर जगह पे सेम होगा क्योंकि सोल्यूशन है। अब होता क्या है, आप जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हो, देखो ये मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, और यहाँ मैं सिर्फ एनालाइट आयन बना लेता हूँ। ये वाला एनालाइट है, ये हमारे पास क्या है? एनालाइट आयन, और पूरे सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। अब होता क्या है कि जो एनालाइट आयन इलेक्ट्रोड के करीब होते हैं, सही, क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। सही है। अब क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे मूव इसकी तरफ, और यहाँ पे जाके इनकी हो जाएगी रिडक्शन। क्या होंगे? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस तरह ये मैंने सपोज किया कैडमियम आयन है, Cd+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में चेंज हो जाएगा? कैडमियम में। ये किस में चेंज हो जाएगा? कैडमियम में। और यही कैडमियम आपकी यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी। सही है। यहाँ फिर मरकरी ड्रॉपलेट के साथ मिलकर नीचे कैडमियम मरकरी अमलगम बना देगी, या जिंक अगर होता है तो हमारे पास जिंक मरकरी अमलगम बना देता है। तो होता क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन इस इलेक्ट्रोड के करीब कम हो जाती है, क्योंकि ये वाली चीज़ अब यूज़ होने शुरू हो गई है। किस तरह तरीके से यूज़ होनी शुरू हो गई है कि कैडमियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, वो कैडमियम में चेंज हो जाता है, यानी कि आयंस की कंसंट्रेशन ऐसा इस इलेक्ट्रोड के करीब कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हायर कंसंट्रेशन वाले जगह से इलेक्ट्रोड की तरफ आयन की मूवमेंट शुरू हो जाती है, और इस चीज़ को हम नाम देना शुरू कर देते हैं डिफ्यूजन का। सही है। अब यही बात मैं यहाँ पे लिखूँगा, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो आयंस इलेक्ट्रोड के करीब होते हैं उनकी रिडक्शन हो जाती है, और जो दूर होते हैं वो फिर इसकी तरफ मूव करना शुरू कर दें, क्योंकि इसके पास या इसके करीब आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। किसके करीब? इलेक्ट्रोड के करीब। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं, पास्ड इन द इलेक्ट्रोड में, देन द एनालाइट
आयंस नियर द इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड के करीब करीब एनालाइट आयन होते हैं, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, या तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे या फिर रिड्यूस हो जाएंगे। जब ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे तो यहाँ पे आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, और इस साइड पे आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। इसलिए हमेशा आयंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट शुरू कर देते हैं। रिड्यूस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बिकम स्मॉलर, ये छोटी हो जाती है, कम हो जाती है, नियर द इलेक्ट्रोड के करीब करीब, इलेक्ट्रोड एंड आयंस मूव, और आयन हरकत करता है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन, ये ज़्यादा इर्तिकाज वाले इलाके से, टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कम इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं, और इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं डिफ्यूजन। ये पहला तरीकाकार है जिसके ज़रिए से आपका एनालाइट आयन या फिर जो आप यूज़ कर रहे हो कोई भी आयन, बेशक वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, वो आपके इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, वो है जी डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आयन की मूवमेंट को कहते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास मौजूद है माइग्रेशन। क्या है? सेकंड नंबर पे मौजूद है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन कहते हैं हिजरत करने को। क्या होता है? माइग्रेशन हिजरत करने को कहते हैं। अब देखो, ये मेरे पास, अब इसको समझ लीजिएगा, मेन चीज़ है समझना। मेन चीज़ क्या है हमारे पास? समझना है, बाकी सारी चीज़ें लिख लेंगे हम। ये मेरे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, मैंने दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर सपोज कर लो ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे मैंने एनालाइट आयन लिए हुए हैं, सही है। अब जो मैं यहाँ पे एनालाइट आयन ले रहा हूँ, मैं भी सपोज कर लेता हूँ ये पॉजिटिव आयन है, सपोज कर रहा हूँ अभी सिर्फ, सारी की सारी चीज़ें। ये क्या है मेरे पास? पॉजिटिव आयन है, सारे के सारे रेड वाले। अब देखो, हमेशा अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, मुखालिफ सिमत वाले जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा खींचते हैं। यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब इस चीज़ को माइग्रेशन कहते हैं। इस चीज़ को क्या नाम दे रहे होते हैं? माइग्रेशन कहते हैं, सही है। अब द मूवमेंट ऑफ कैटाइन और एनाइन इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड वोल्टेज, जब वोल्टेज अप्लाई करते हो उसके नतीजे में जो आयन, कैटाइन है या एनाइन है, वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट को नाम दे रहे होते हैं माइग्रेशन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? माइग्रेशन का। और यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ कैटाइन और एनाइन, द मूवमेंट ऑफ कैटाइन और एनाइन टुवर्ड इलेक्ट्रोड की तरफ कैटाइन या एनाइन की जो मूवमेंट होती है, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, व्हेन वोल्टेज, VOLTAGE, वोल्टेज इज अप्लाइड, जब वोल्टेज को हम अप्लाई कर रहे होते हैं, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड माइग्रेशन। इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? माइग्रेशन का नाम दे रहे होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको लाजमी याद रखिएगा। अब माइग्रेशन का थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि हमारे लिखने के काबिल हो जाए। अब देखो, मैंने एक बात कही है कि हमेशा ऑपोजिट चार्जेज एक दूसरे को खींचते हैं। कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव, और नेगेटिव कैथोड जो, यानी कि जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा उसको हम कैथोड का नाम देंगे। कैथोड हमेशा कैटाइन को अपनी तरफ खींचता है, एनोड हमेशा एनाइन को अपनी तरफ खींचता है। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। एनाइन यानी ऐसे आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनाइन मूव टूवर्ड एनोड, ये एनोड की तरफ मूव करेंगे, वाइल जबकि कैटाइन्स मूव टूवर्ड, ये मूव कर रहे थे टूवर्ड कैथोड,
ये कैथोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और इनकी जो मूवमेंट होती है वो डिपेंड कर रही होती है पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी तेज़ी से मूव करेंगे। द मूवमेंट इज डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ आयन, द मूवमेंट ऑफ आयंस, जो आयंस की मूवमेंट होती है इज डिपेंड ऑन द, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, अप्लाइड वोल्टेज पे, डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। जितना ज़्यादा करंट अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा होगी। खुद सोचो यहाँ पे अगर ताकत के साथ ये खींचेगा तो ज़्यादा जल्दी से इसकी तरफ आयंस आएंगे। सही है, अप्लाइड वोल्टेज। बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मूवमेंट ऑफ आयन। जितना ज़्यादा अप्लाइड वोल्टेज दोगे उतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली जो मोड ऑफ मास ट्रांसपोर्ट है वो है कन्वेक्शन। थर्ड क्या है, कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन। अब ये कॉन्वेक्शन क्या होता है? अब एक और भी तरीकाकार होता है कि आप खुद फिजिकली कोई फोर्स लगाओ और आयन को इकट्ठा करके इसके करीब लेके जाना शुरू कर दो इलेक्ट्रोड के। सही है, अब हम हाथ से तो लेके जाना दूर की बात है। सही है, हाथ से नहीं लेके जाते हैं, दूर की बात तो नहीं है। सही है, लेके तो जा सकते हैं लेकिन हाथ से नहीं करते, क्योंकि अगर आप हाथ से इस तरह सोल्यूशन को हिलाते हो ना तो इसकी वजह से आपका सोल्यूशन कंटेमिनेट हो सकता है, क्योंकि करंट उसके अंदर से गुजरा। करंट तो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो तकरीबन 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि इतना ज़्यादा करंट नहीं होता। 1.5 वोल्ट मैक्सिमम करंट होगा, इससे ज़्यादा करंट हम अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं वोल्टामेट्री के अंदर। सही है, तो हम क्या करते हैं कि सोल्यूशन को हिलाते रहते हैं और हिलाने से भी आपके आयन्स इलेक्ट्रोड के करीब करीब जाते रहते हैं। अब ये जो तरीकाकार इसको कहते हैं कन्वेक्शन। क्या नाम दे रहे होते हैं? कन्वेक्शन। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल फोर्स, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू कहते हैं हमारे पास मटेरियल की मूवमेंट है किसके रिस्पॉन्स से? इन रिस्पॉन्स टू आ मैकेनिकल फोर्स। किसी मैकेनिकल फोर्स के रिस्पॉन्स में है मैकेनिकल फोर्स सच एज स्टीयरिंग अ सॉल्यूशन। जैसा कि हमारे पास है, एग्जांपल दे रहा हूँ, सच एज स्टीयरिंग आ सॉल्यूशन। क्या आप सॉल्यूशन को हिलाते रहो, इससे भी आपके आयंस कुछ न कुछ हद तक यहाँ पे जाते रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स के करीब मूव करते रहते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मेथड है जिसके ज़रिए से आपका मास ट्रांसपोर्ट है टुवर्ड इलेक्ट्रोड्स। सही है, पहला हमारे पास डिफ्यूजन था जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गया। सेकंड है हमारे पास माइग्रेशन, जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो, इलेक्ट्रिक करंट जैसे अप्लाई करते हो तो ऑपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एनोड की तरफ एनाइन मूव कर जाते हैं, कैथोड की तरफ कैटाइन मूव कर जाते हैं और हमारे पास एक करंट पैदा हो जाता है। इसी तरह हमारे पास लास्ट वाला जी कन्वेक्शन है जी, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, कोई भी फिजिकल फोर्स हो सकती है, मसलन उठा के सोल्यूशन को हिला दिया, हिलाने से भी आपके आयंस मूव करेंगे। मूव करने की वजह से ज़्यादा आयंस आपके इलेक्ट्रोड तक पहुँचेंगे। इस लिहाज से ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब इन तीनों करंट में से देखा जाए ना, ये बस इतना ही काफ़ी है, अनफ है कि अगर आप सोल्यूशन को उठा के हिला देते हो तो आपके आयंस इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो तीनों टेक्निक है ना, ये तीनों मोड्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वो है डिफ्यूजन करंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब सारे के सारे जो करंट होते हैं, माइग्रेशन और कन्वेक्शन, इन दोनों को हम मिनिमाइज़ करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही करंट नॉमिनेट हो। सही है, यही बात मैं यहाँ पे लिखूँगा, ओनली अ डिफ्यूजन करंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ओनली diffusion current is more important and other currents are eliminate eliminate का मतलब होता है ख़त्म कर देते हैं, ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं सिर्फ आपका यही करंट रहे, बाकी माइग्रेशन की वजह से भी कोई करंट ना हो और कन्वेक्शन की वजह से भी कोई करंट पैदा ना हो रहा हो।
इनको मिनिमाइज़ करने के लिए अगर माइग्रेशन की वजह से करंट को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो आप कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हो, जिसको स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कन्वेक्शन का तो सिंपल है जी, आप सोल्यूशन को हिलाओ ही ना, जब आप सोल्यूशन को हिलाओगे नहीं तो मैस ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। और माइग्रेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशन करंट कम हो जाता है। सही। अब यहाँ पे ना डिफ्यूजन करंट की वजह से हमारे पास जो करंट पैदा होता है उसके लिए एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को समझिएगा। I इज इक्वल टू एन एफ ए डी। आगे जी कंसंट्रेशन ऑफ बल्क माइनस सी एक्स इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा। सही है जी, हमारे पास एक इक्वेशन है डिफ्यूजन करंट के हवाले से। इस इक्वेशन में है क्या, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। एन क्या है, एफ क्या है, ए क्या है, डी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं एन की, कि एन क्या है। एन यहाँ पे लिख देता हूँ कि है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये समय इलेक्ट्रॉन की तादाद है ट्रांसफर्ड, जो कि मुंतकिल होते हैं, ट्रांसफर्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन, इन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो हमारे पास एन की वैल्यू होती है, मतलब 2 ही मैक्सिमम होते हैं या 1 होगा। सही, मैक्सिमम केसेस में 1 या 2 होते हैं, 3 बहुत कम होते हैं। सही है। और इसके बाद हमारे पास एफ है फैराडे कांस्टेंट। एफ क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म हमारी एफ, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, कांस्टेंट। इसके बाद बचा हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ए है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स मतलब जो आपने इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं उसके एरिया क्या है। एरिया निकालने का आपको फार्मूला आता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करो, आपके पास एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। आप एरिया आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट चीज़ आ रही है हमारे पास डी। डी है हमारे पास द डिफ्यूजन कोफिशिएंट, द डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये हमारे पास डिफ्यूजन कोफिशिएंट है फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए डिफ्यूजन कोफिशिएंट। अब डिफ्यूजन कोफिशिएंट का मतलब क्या है, देखो हर एक चीज़ की डिफ्यूज़ करने की सलाहियत एक जैसी नहीं होती। मसलन मैंने कहा ये हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ किसी भी चीज़ की मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाती है। अब जो भारी चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ा सा स्लो मूव करती हैं, यानी इस साइड से इस साइड की तरफ अगर मूव करना है तो यहाँ से यहाँ पे भारी चीज़ को मूव करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि स्लो चीज़ को मूव करने के लिए यहाँ से यहाँ पे कम टाइम लगता है। सही, ये हमारे पास होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट। इसके बाद मैंने ये लिखा जी सी बल्क माइनस सी एक्स इक्वल टू 0। अब ये चीज़ क्या है, सी बल्क एंड सी एक्स इक्वल टू 0। भैया ये हमारे पास होता है द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ये एनालाइट की कंसंट्रेशन है, एनालाइट इन बल्क सॉल्यूशन, बल्क सॉल्यूशन एंड, और इसके अलावा कहाँ पे है, इन बल्क सॉल्यूशन एंड एट द इलेक्ट्रोड सरफेस, एंड एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। लो जी हमारे पास ये वाली चीज़ है जी, हमारे पास बल्क सॉल्यूशन में सी बल्क लिखा हुआ है, सी का मतलब है कंसंट्रेशन और सी एक्स का मतलब है जी हमारे पास उसके इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन है। देखो जब आपका इलेक्ट्रोड को वोल्टेज देते हैं ना, जो इसके करीब करीब आयन होता है वो ऐसा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसके करीब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने की वजह से एनालाइट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जबकि जो बाकी पीछे वाला बल्क सॉल्यूशन होता है उसमें एनालाइट की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सही है। और लास्ट में हमारे पास बच जाता है जी सिग्मा। क्या चीज़ है जी, सिग्मा। ये क्या है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर, डिफ्यूजन लेयर के डिफ्यूजन लेयर की कितनी थिकनेस है। इसमें डिफ्यूजन लेयर होती क्या है, आपके इलेक्ट्रोड के बाहर वाली साइड पे
आयंस जमा हो के एक लेयर बना दे। मसलन अगर ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसके बाहर वाली साइड पे पहले पॉजिटिव आयन जमा होंगे, फिर कुछ मिकदार में नेगेटिव आयन जमा होंगे यहाँ पे, और ये जो एक लेयर बन जाती है इसको हम नाम दे रहे होते हैं डिफ्यूजन लेयर। क्या नाम दे रहे होते हैं? डिफ्यूजन लेयर का नाम दे रहे होते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोड के बाहर वाली सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ आयंस जमा हो गए। सही, ये हमारे पास था जी मोड्स ऑफ मास ट्रांसपोर्ट इन वोल्टामेट्री एज वेल एज इन पोलैरोग्राफी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमी याद रखिएगा। 3 मेथड हैं, 3 मेथड में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन सा है? बाकियों को हम एलिमिनेट करने के लिए, माइग्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। नाम याद रखिएगा स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट, आगे जाकर मजीद पढ़ेंगे। कन्वेक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये मैकेनिकल फोर्स यानी कि सोल्यूशन को हलाने की वजह से इसको कम करने के लिए हम सोल्यूशन को हलाते नहीं है, सिर्फ डिफ्यूजन को हम नॉमिनेट कर रहे होते हैं। इसकी वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ एरर आते हैं, हमने इन एरर को कम करने के लिए इनको एलिमिनेट कर दिया। और हमारे पास डिफ्यूजन करंट का सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूले को यूज़ करके आप डिफ्यूजन करंट निकाल सकते हो। वो फार्मूला क्या? NFAD C बल्क माइनस CX इक्वल टू 0 ओवर सिग्मा। ये था ये हमारे पास फार्मूला। इसमें n क्या है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रही है, 2 हैं या 3 हैं, वो आप रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन से आसानी से अंदाजा लगा सकते हो। F फैराडे कांस्टेंट, A है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, इलेक्ट्रोड्स। सही है। इसके बाद D है डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हर एक चीज़ की डिफ्यूजन करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। C बल्क माइनस CX इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ इन बल्क एंड कंसनट्रेशन एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड है। सिग्मा क्या है? थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर है। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।